हम लोग हीट के बारे में पढ़ेंगे। हीट होता क्या है, ठीक है। कोई चीज़ गर्म क्यों होती है या कोई चीज़ ठंडी क्यों लगती है हमें छूने पर, ठीक है। और हीट कैसे कैसे हम लोग एक चीज़ से हीट को दूसरी चीज़ में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है, ये भी हम लोग जानेंगे। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हीट को अपने अंदर से पास करने की शक्ति रखते हैं, उन चीज़ों को क्या कहते हैं, है ना। गुड कंडक्टर क्या होते हैं, बैड कंडक्टर क्या होते हैं, हम लोग ये सब जानेंगे। हम लोग इस एक वीडियो में जानेंगे, आपके सारे सवाल इसी में छुपे हुए हैं, ठीक है। और हीट कैसे बनती है, मतलब हीट क्यों होती क्यों है भाई, है ना। ये सब चीज़ें हम लोग जानेंगे। आप लोग नोट करके रख लीजिएगा मैंने जो जो नाम लिए। व्हाट इज़ हीट, व्हाट इज़ कंडक्शन, व्हाट इज़ कन्वेक्शन, व्हाट इज़ रेडिएशन, व्हाट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, व्हाट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। और हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, मेडिकल थर्मोमीटर, ठीक है। थर्मोमीटर क्या होता है ये भी जानेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपको मैं अपनी कॉपी में ले चलता हूँ, वैसे मेरे पास अभी वाइट बोर्ड नहीं है, तो मैं आपको कॉपी में समझाऊंगा, उसमें भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा हीट होता क्या है। पहले आप लोग ये जानिए, हिंदी में इसको ऊष्मा या गर्मी कहते हैं। क्वेश्चन देखिए पहले ही पूछेगा आपसे व्हाट इज़ हीट, है ना। गर्मी क्या, ऊष्मा क्या होती है। तो हीट एक एनर्जी का रूप है, ठीक है। हम ऊष्मा को देख तो नहीं सकते मगर महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ इतना ही आप बोलेंगे ना तो आपका सवाल ख़त्म हो जाएगा कि हीट एक एनर्जी का रूप है। तो यहाँ तक आप आंसर ख़त्म कर सकते हैं, मगर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जान लो ना, क्या दिक्कत है। तो हीट का सबसे बड़ा सोर्स अगर पूछे क्या होता है, तो सबसे बड़ा सोर्स हीट का मतलब आती कहाँ से है हीट, सबसे बड़ा सोर्स हमारा सन है, ठीक है। सन से हीट आती है। पृथ्वी पर सभी एनिमल जो हैं, सभी एनिमल और प्लांट्स जो हैं ना, ये सब सूरज की हीट एनर्जी से ही अभी तक जिंदा है। समझ रहे हो, सूरज की वजह से नहीं, सूरज की हीट एनर्जी की वजह से। सूरज अगर ठंडा होता तब थोड़ी ना जिंदा रह पाते, उसके पास हीट एनर्जी है इसलिए हम लोग जिंदा हैं। तो इसका क्या मतलब निकला, हीट एनर्जी जिंदा रहने के लिए हमें ज़रूरी है, ठीक है। सभी जिंदगियां जो चल रही हैं वो हीट एनर्जी की वजह से चल रही है। तो अल्टरनेटली सन की वजह से ही चल रही है। सन क्योंकि गर्म है इसलिए, ठीक है। अगर कोई कहता है सन की वजह से, कैसे, क्योंकि सन गर्म है इसलिए। तो ये आपको इतना बात समझ आया। तो आपसे अब ना एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, मैं बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ। आपको क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, व्हाट डू यू, है ना, अंडरस्टैंड बाय हीट, कि आप हीट से समझते क्या। अंडरस्टैंड मतलब समझना। तो व्हाट डू यू, आपने क्या समझा, हीट क्या है ना। तो हम लोग जान चुके हैं ना भाई हीट क्या है। हीट इज एन एनर्जी, है ना। अरे गलत हो गया, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या होती है भाई, जिससे हमें शक्ति मिले, है ना। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। इतना लिख देंगे, इज कॉल्ड हीट, है ना। आप शॉर्ट में पूछा गया आपसे, तो इज कॉल्ड हीट एक एनर्जी का एक फॉर्म है, ठीक है। एनर्जी बहुत सारी होती है मगर ये एक एनर्जी की एक शक्ल है, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। इज कॉल्ड हीट, है ना, इज नोन एज हीट, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन आपका खत्म। और ज़्यादा अगर आपको पूछ लेता कि भाई ब्रीफ थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि आप क्या समझते हैं, तो आपको एक और बात बता देनी चाहिए थी, जो मैंने 3 पॉइंट बताए हैं। हीट इज नेसेसरी, ठीक है, नेसेसरी फॉर लाइफ, है ना। लाइफ के लिए हीट जरूरी है। और भी बता दीजिए कि बिग सोर्स ऑफ हीट एनर्जी इज सन, है ना। हमने 3-4 पॉइंट बता दिए। अगर ज़्यादा पूछता आपसे, ठीक है, कम पूछा है भाई, शॉर्ट में पूछा है, तो आप एक चीज़ यहाँ पे बोल सकते हैं। और हमें तो ज़्यादा पता ही है कि हीट इज हीट एनर्जी, ठीक है, नेसेसरी फॉर लाइफ, बिग सोर्स ऑफ हीट एनर्जी इज सन, है ना। ये 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और आपको आंसर अगर शॉर्ट में पूछा जाए, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ तक देना है। अगर लॉन्ग में पूछ दे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हीट, एक्सप्लेन, तो 2-3 पॉइंट तो आपको आने चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। नोट में देखिए एक पॉइंट आपको जानना चाहिए कि क्या आप जानते हैं हमारे आसपास जो भी चीज़ है, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, मेज हो गया, खाना हो गया, यहाँ तक कि रोशनी भी हो गई, ठीक है, यहाँ तक कि रोशनी भी
और पत्थर भी, ये सभी छोटे छोटे कणों से बना है। कोई भी चीज़ ना छोटे छोटे कणों से बनी होती है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इंग्लिश में भी वही बात मैंने बताई है, एवरी मैटर मतलब कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ को हम लोग मैटर बोलते हैं। तो एवरी मैटर इज़ मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल, टीमी नहीं TNY पार्टिकल्स, ठीक है। तो देखो हवा भी है, हवा भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होगी, पानी भी है छोटे छोटे कणों से मिलकर ही बना है। तो वही मैंने डायग्राम में बताया, टाइनी पार्टिकल है ना। पत्थर भी छोटे छोटे कणों से बने हुए हैं। अब ये कण का बहुत महत्व है भाई, इस कणों की वजह से ही ना, आपको मैं बता रहा हूँ, कणों की वजह से ही हीट एनर्जी मतलब होती है, समझ रहे हो। मान लीजिए, चलिए अगली वीडियो में अगले पेज पे मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे से आपको समझ आएगा। कि देखिए ये क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है कि कोई भी चीज़ है ना, जो कोई भी चीज़ गर्म क्यों होती है बताइए। तो आपको पता, आप जान चुके हैं कि सभी चीज़ें छोटे छोटे कणों से बनी हुई हैं, ठीक है। मतलब हर चीज़ छोटे छोटे कण से बनी है, आपको समझ आ गई ये बात। तो देखिए मैंने यहाँ पे कोई भी पानी, पत्थर, ईंट, लोहा कुछ भी है, तो ये देखो छोटे छोटे कण दिखाए हुए मैंने, है ना। अब देखिए हीट एनर्जी गर्म क्यों होता है, ये गर्म क्यों होगा ये बताइए। इसके अंदर छोटे छोटे कण है, अगर ये मान लीजिए रेस्ट पे है, मतलब ये कण हिल नहीं रहे, तो ये आपको ठंडा नहीं लगेगा। मगर जैसे ही ये सारे कण इधर उधर 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 भागने लगे, तो ये पानी आपको लगेगा कि गर्म हो गया है, इसके पास हीट एनर्जी ज़्यादा हो गई है। तो देखिए ये कण जब हिलेंगे तो कोई चीज़ हीट हो जाती है, ठीक है। तो जितना तेज़ ये कण भागेंगे, जितने तेज़ ये पार्टिकल भागेंगे इधर उधर, अपने में भागेंगे, ये नहीं कि कहीं बाहर भाग जाएंगे, पानी के टुकड़े भाग गए, नहीं ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो कण है ना, जितना तेज़ भागेंगे उतनी हीट एनर्जी आपकी निकलेगी। क्लियर है भाई ये बात, कि जितना किसी भी चीज़ में, पत्थर का हो या ईंट हो या लोहा हो या हवा हो, उसके कण जितनी तेज़ भागेंगे ना, उतनी तेज़ वो चीज़ हीट एनर्जी निकालेगी, ठीक है। तो यूज़ ऑफ हीट एनर्जी, हम हीट एनर्जी का अपने डेली लाइफ में ना, रोज़ की ज़िंदगी में हीट एनर्जी को कैसे यूज़ करते हैं। तो पहला पॉइंट ये देखिए, हम हीट एनर्जी से खाना पकाते हैं, ठीक है, हीट एनर्जी से ही आप खाना पका रहे हैं। पेट्रोल भी हीट एनर्जी का एक सोर्स है। पेट्रोल को जब आप जलाओगे तो वो क्या देगा, हीट एनर्जी तो देगा, है ना। तो हीट एनर्जी से हम गाड़ी चलाते हैं। हमारे शरीर में जो इंटरनल ऑर्गन है ना, इंटरनल ऑर्गन समझिए इस बात को। इंटरनल मतलब अंदर के जो आपके फेफड़े है ना, किडनी होगी, लीवर हो गया, ये सब उनको क्या चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए होती है भाई। अगर ये ठंडे हो गए ना, जैसे कि हमारा दिल अगर ठंडा हो गया तो वो ख़राब हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। तो इनको कुछ ना कुछ स्पेसिफिक हीट एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई हीट के बारे में। अगला हम लोग बात कर लेते हैं कि टेम्परेचर भाई साहब होता क्या है। टेम्परेचर को हिंदी में तापमान कहते हैं। देखिए जब कोई चीज़ गर्म या ठंडी होती है ना, जिसे हम छूते तो हमें लगता है कि भाई गर्म है। अगर कोई ठंडी चीज़ को आप छूओगे तो आपको लगेगा कि ये तो ठंडा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ कि वो आपको ठंडा या गर्म लग रहा है। तो देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे दो डायग्राम बनाया हुआ है। एक डायग्राम में मैंने ये तवा लिया हुआ है, गर्म तवा, और एक वाले डायग्राम में ठंडी आइसक्रीम ले रखी है। एक मैंने बंदा ले लिया है, वो ना इसको छू रहा है, इसने इसको छुआ तो इसको गर्म लगा। क्यों, इसको क्यों गर्म लगा, क्योंकि भाई ये चीज़ गर्म थी, तो हीट एनर्जी कहाँ आ गई, इसके पास आई। तो जब हीट एनर्जी, ऊष्मा या हीट एनर्जी जब आपके पास छूने से आई, मतलब गर्म जब आपके पास आए, ठीक है, ये देखिए आपके पास हीट एनर्जी आई तो आपको गर्म फील हुआ, ठीक है, समझे। मतलब हीट एनर्जी यहाँ से आपके पास आई तो आपको क्या लगा, गर्म लगा। अब ये बात समझिए आइसक्रीम के बारे में। जब आपने आइसक्रीम को छुआ तो आपकी हीट एनर्जी आइसक्रीम के पास गई। जब आपकी हीट एनर्जी जाएगी, समझ रहे हो, जब ये आपसे जाएगी तो आपको क्या लगेगा, ठंडा फील होगा। जब हीट एनर्जी आएगी तो क्या लगेगा, गर्म लगेगा। ये बात क्लियर होगी। जब हीट एनर्जी आएगी तो आपको क्या लगेगा, गर्म। जब हीट एनर्जी जाएगी तो क्या लगेगा आपको, ठंडा। तो वही चीज़ है आइसक्रीम के बारे में भी, ठीक है। आपके पास से हीट एनर्जी गई तो ठंडा फील हुआ, तो समझिए जाना और आने का महत्व है। जब आएगी तो आपको गर्म लगेगा, जब जाएगी तो ठंडा लगेगा, ठीक है। क्योंकि आपके शरीर की हीट एनर्जी निकल गई, या मैं कहीं की आग बुझा रहा हूँ तो आप वहाँ पे क्या लगेगा, ठंडा ही लगे ना उसको। तो वही चीज़ है, आपके शरीर में भी तो हीट है, आपका शरीर में तो कोई गर्म होगा, तो आपकी गर्मी यहाँ पे चली गई। जब आपके पास से गर्म चीज़ मैंने आपसे गर्म लोहा ले लिया तो आपको अब ठंडा लगने लगा कि नहीं लगने लगा। तो वही चीज़ है, हीट एनर्जी यहाँ चली गई तो आपको ठंडा लगा, ठीक है। तो जाने और आने का सिस्टम आपको समझना है।
तो भाई साहब हमने क्या क्या पढ़ लिया कि हमने आइसक्रीम हमें ठंडी क्यों लग रही है या तवा हमें गर्म क्यों लग रहा है। तो भाई वो ठंडा या गर्म को नापने के लिए जो टेम्परेचर है ना, उसको टेम्परेचर में मापा जाता है, ठीक है, कि उसका टेम्परेचर था कितना एक्चुअली में, गर्म या ठंडा हम लोग भूल कर हम लोग ये पूछते हैं कि उसका टेम्परेचर था कितना, ठीक है। अगर कम टेम्परेचर रहेगा, मतलब 0 टेम्परेचर रहेगा या माइनस में रहेगा, तो वो आपका ठंडा महसूस होगा, ठीक है। अगर इसका टेम्परेचर 0 है या 1 है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा 1 2 3 4 5 है ना, 104, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसको क्या बोलेंगे कि ये गर्म है। टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा वो क्या होगा, गर्म होगा। टेम्परेचर जैसे घटेगा, कम होगा, तो वो क्या लगेगा हमें, ठंडा। तो ठंडा या गर्म को नापने के लिए ही टेम्परेचर ज़रूरी पड़ता है, ठीक है, टेम्परेचर देखना होता है। तो जैसे गर्म तवे का कितना टेम्परेचर है या ठंडी आइसक्रीम का कितना टेम्परेचर है, हम ये नहीं बोलेंगे कि वो कितना ठंडा था या कितना गर्म था, हम ये पूछेंगे कि टेम्परेचर कितना था। तो हम टेम्परेचर को 3 स्केल पर मापते हैं। हमारे पास टेम्परेचर नापने के लिए 3 स्केल होते हैं। पहला स्केल है सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल और तीसरा है केल्विन स्केल। और ये तीनों नाम आपको याद रख लेने हैं। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि साइंटिफिक वर्क में ना कौन सा स्केल तीनों में से यूज़ होता है, केल्विन स्केल, ठीक है। तो साइंटिफिक जो साइंस वाले होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो कौन से स्केल का यूज़ करेंगे, केल्विन स्केल का, ठीक है। तो केल्विन स्केल के बारे में सिर्फ इतना ही जानिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेल्सियस स्केल क्या होता है। तो सेल्सियस स्केल आपका देखिए 0 से लेकर 100 तक होता है, ठीक है। इसके बारे में इतना जानिए, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेकर 100 तक। और देखिए 0 पर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, इस बिंदी का भी महत्व है, इसको डिग्री बोला जाता है। तो अगर कोई चीज़ देखिए, बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ गलने लग जाती है, मगर मतलब बर्फ़ कब जमेगी, देखिए -1 पर। और जब 0 डिग्री पे आ जाएगा ना, अगर ये बर्फ़ है, अगर इसका टेम्परेचर 0 डिग्री हो गया तो वो क्या हो जाएगा, गलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा ले जाएंगे, 100 तक ले जाएंगे, 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो वो पानी तो बन ही चुका है, पानी उबलने लगेगा अब, ठीक है, पानी उबलने लगेगा। और ज़्यादा ले जाएंगे, 150 के पास ले गए तो पानी भाप बन जाएगा। समझ रहे हो कैसे कैसे टेम्परेचर बढ़ता गया और पानी का बर्फ़ हुआ और बर्फ़ का पानी हुआ, कुछ ऐसे करके मानिए, ठीक है। तो आपको 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, 0 डिग्री पर बर्फ़ गल जाती है, ठीक है, 100 डिग्री पर पानी उबलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस सी का याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला आ जाते हैं हम लोग फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल की स्पेलिंग आपको याद रखनी है, फ़ारन, ठीक है, फ़ारेन हाइट, ठीक है, HEIT, ठीक है। इसका देखिए कहाँ से कहाँ तक होता है इसका स्केल, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये सब थर्मोमीटर के प्रकार हैं ये स्केल, ठीक है। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि टेम्परेचर को नापने के काम आता है, ठीक है। टेम्परेचर को नापने का काम आता है। तो थर्मोमीटर कितने तरह के हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ठीक है। ये स्केल थर्मोमीटर के ही बने होते हैं, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट देखिए कहाँ से कहाँ तक होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, ठीक है। तो ये अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि भाई ये क्या बवाल हो गया, तो ये वाला स्केल आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी वजह से ही मैं आपको इसको ये बता पाऊंगा, ठीक है। तो देखिए 32 से लेके 212 तक होता है, तो इसको जब माइनस करेंगे ना तो 180, मतलब हमारे पास वो 100 था तो 100 के कितने हिस्से हो गए, 180, ठीक है, ठीक है, समझ आया। ये डिग्री स्केल से ही फ़ारेनहाइट बना है, तो 100 के हमने 180 कर दिए तो उसको क्या बोला हमने, फ़ारेनहाइट स्केल। तो देखिए यहाँ पर रेशो भी है, 100 डिग्री सेल्सियस का रेशो कितना होता है फ़ारेनहाइट से, ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। और ये देखिए जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा वो किसके बराबर होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो वो किसके बराबर होगा, 212 फ़ारेनहाइट पे, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास एक चीज़ आती है कि अगर हमें कोई सेल्सियस में दिया है, सेल्सियस में कोई चीज़ दिया है तो उसको फ़ारेनहाइट में कैसे करते हैं, तो फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि भाई 180, देखिए सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो सेल्सियस अब नीचे आ जाएगा, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे पढ़ चुके हैं आप, तो यही सेल्सियस 100 ये वाला जो है ये पलट जाता है, ठीक है, जब फ़ारेनहाइट आपसे पूछा जाए। और यहाँ पे जितना सेल्सियस आपको दिया रहेगा वही आपको
यहाँ पे रखना है और प्लस में क्या करना है आपको 32। तो देखिए एक सवाल है, आपको सवाल से ज़्यादा बढ़िया से समझ आएगा। 40 डिग्री को हमें फ़ारेनहाइट में करना है, तो फॉर्मूला क्या है फ़ारेनहाइट का, फ़ारेनहाइट हमें निकालना है, तो फ़ारेनहाइट हमें नहीं पता, तो फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है 180 डिग्री को हटाइए 100, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला कितना सेल्सियस दिया है 40 डिग्री, ठीक है। प्लस करेंगे बाद में 32 से, तो ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो 18 4 जा, आप बताइए मुझे 72 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा। इसको प्लस कर दीजिए, ठीक है। ये सोल्व हो गया मेरा ब्रैकेट, अब प्लस वाला है तो 224 और ये 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ आ गया आपको, फ़ारेनहाइट में हमने कन्वर्ट कर लिया। 40 डिग्री का मतलब क्या है फ़ारेनहाइट में, 40 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ठीक है, कहते हैं भाई मेरा 104 टेम्परेचर हो गया है, तो वो फ़ारेनहाइट में बता रहा होता है। अगर सेल्सियस में पूछे तो आप कहोगे 40 डिग्री सेल्सियस है मेरा टेम्परेचर, मतलब बुखार हो गया मुझे, ठीक है। बुखार में हमारा टेम्परेचर हम लोग यही जानते हैं कि भाई 104 बुखार हो गया। और अगर वो कहे भाई ये तो फ़ारेनहाइट में बता रहा है, सेल्सियस में बता कितने, हाँ सेल्सियस में बता कितने, तो 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये समझ आई। अब क्वेश्चन 2 देखिए, आपका क्वेश्चन 2 लॉन्ग में से दिया हुआ है कि 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट किसका है, सेल्सियस नीचे आएगा, सेल्सियस को कन्वर्ट करना है 180 ऊपर आएगा, जितना दिया हुआ है ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। 25 डिग्री दिया है तो 25 डिग्री और प्लस में 32 है ना। इस 0 से ये गया 5 से 5 पे 5 2 2 नी में 5 नी में 45 प्लस 32, ये प्लस करेंगे तो आपका 4 7 77 डिग्री 77 डिग्री एफ, ठीक है फ़ारेनहाइट। एफ का मतलब फ़ारेनहाइट। तो 25 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर हुआ 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर हुआ। हमने ये निकाल लिया, ये आपका क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म में, आपको लॉन्ग टर्म में सॉल्व कर लेना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है आपका, दूसरा फॉर्मूला। भाई सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में तो हम लोग जा पा रहे थे, अब फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना हो तो क्या फॉर्मूला है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। 100 ऊपर चला जाएगा, 180 नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये रेशियो तो आपका काम आएगा। और ये एफ जो दिया हुआ है ये अलग ब्रैकेट में माइनस होगा, ठीक है। तो और जैसे कि आपने देखो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करना है, तो पहले इसको मैंने कर लिया, ये 5/9 आया, इसको काट के 5/9 आया। और इसको जितना फ़ारेनहाइट दिया था उसको 32 से माइनस करना होता है, तो 5/9 आया यहाँ पे, और ये 36 आया इसको करने के बाद, और 9 के टेबल से ये 4 बार में कट जाएगा, और 5 4 जा 20 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या कहेंगे 68 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब क्या होता है भाई साहब 20 डिग्री सेल्सियस। चलिए तो इसको पढ़ लेते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में। क्लिनिकल थर्मोमीटर का दूसरा नाम मेडिकल थर्मोमीटर होता है। यह जानवरों या इंसानों और पशु के शरीर के टेम्परेचर को नापने के काम आता है, ठीक है। उनके टेम्परेचर को नापता है कि भाई कितना टेम्परेचर है। इसको मुंह के अंदर और जीभ के नीचे रखा जाता है, ये बात आपको पता है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको पता चलता होगा कैसे रखने को कहता है, वो जीभ के नीचे रखने को कहता है। और इसका रेंज देखिए 35 से लेकर 42 तक होता है डिग्री सेल्सियस में होता है स्केल। और इसके बीच में ये होता है ना मरकरी को क्या बोलते हैं हिंदी में पारा, ठीक है। इस मरकरी का ही सारा रोल है ये। अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मरकरी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। टेम्परेचर अगर नॉर्मल रहेगा तो मरकरी नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो मरकरी हीट का सेंसिटिव होता है, इसलिए यूज़ करते हैं। देखिए मरकरी क्या है, ज़रा से भी गर्मी उसको महसूस होएगी ना, मर्क्यूरी ज़रा सी भी गर्मी होएगी तो वो फैलेगा तो मतलब ऊपर जाएगा, ठीक है। ठीक है, जितना हीट ज़्यादा होगा उतना ही ये ऊपर जाएगा, अप जाएगा, ठीक है। तो मरकरी क्या है, हीट का सीधा सीधा रिलेशन उसके साथ क्या है कि भाई अगर हीट ज़्यादा होगी तो मरकरी भी क्या है, फैलेगा और इसमें ये ऊपर की ओर भागेगा। और उससे हमें पता चलता है कि बंदे को बुखार है या बंदे का शरीर ज़्यादा गर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ बातें लिख दी हैं। अगर नॉर्मल रहेगा, उसका नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा तो मतलब कितने पे जाएगा पारा, 36 के पास, 36 से लेके 37 तक जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर पारा में मरकरी की बात कर रहा हूँ, अगर उसका बुखार नहीं है, वो नॉर्मल है, तो 35 से पारा कहाँ तक जाएगा, 36 पे जाएगा या 37 डिग्री सेल्सियस पे। वही मैंने लिखा हुआ है 36 से 37 तक, समझ आ गया। जब बुखार रहेगा उसको तो 38 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, तो समझ आएगा कि भाई इसको नॉर्मल बुखार है। और उससे ज़्यादा जाएगा, अबव जाएगा तो हाई फीवर हो सकता है, वेरी हाई फीवर। हाई फीवर में कहाँ तक दिखाएगा, 39.5 तक, ठीक है, या उससे ऊपर।
वेरी हाई फीवर में 41 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 41 डिग्री सेल्सियस देखिए यहाँ पे है, ठीक है, 41 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा यहाँ पे, 42 दिखाएगा, मतलब मर समझिए कि बिल्कुल क्रिटिकल हो गया उसका, ठीक है। तो अब सोचिए कि हम लोग कहते हैं भाई मुझे 104 बुखार है, ठीक है, 104 बुखार है, इसका क्या मतलब है, हम तो सेल्सियस में देख रहे हैं, फ़ारेनहाइट में थोड़ी देख रहे हैं। तो देखिए 38 डिग्री है ना फीवर, देखिए सेल्सियस में, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बताइए मुझे। 38 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करिए, तो क्या फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट का, 100 नीचे रहता है, 180 ऊपर रहता है, गुना करते हैं सेल्सियस से, ठीक है, और माइनस करते हैं, प्लस करते हैं ना, प्लस करते हैं 32 से, इससे ये गया, ये 5 9 आ जाएगा, ये 5 बार में, ठीक है। यहाँ पे मैंने सोल्व किया हुआ है, 9 हो जाएगा, और 5 से मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया इसको, देखिए यहाँ पे 5 से जब मैं डिवाइड करूँगा 38 को, तो मेरे पास क्या आएगा 7.6 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा ब्रैकेट के अंदर, तो ये आ जाएगा, और इसको मैं प्लस करूँगा, ठीक है, फॉर्मूले में मेरा प्लस है, तो 100.4 हो जाता है, ठीक है। तो कहते हैं भाई मेरा 100 डिग्री बुखार हो गया है, और जब हाई बोलते हैं ना 104 है, तो जब इसको करेंगे ना, इसको कन्वर्ट करिएगा, आपको पता चलेगा कि 104 किस में आ रहा है। मुझे इसको बताइएगा कि ये सेल्सियस में है, ये फ़ारेनहाइट डिग्री में क्या बताएंगे, इसको क्या बताएंगे फ़ारेनहाइट डिग्री में, आपको करना आ चुका होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है, वाई वी यूज़ मरकरी इन मेडिकल थर्मोमीटर, ये आपका क्वेश्चन है, पीछे आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो हिंदी में जान लीजिए, हम मरकरी ही क्यों यूज़ करते हैं मेडिकल थर्मोमीटर में, लोहा या सोना क्यों नहीं यूज़ करते। देखिए मरकरी आपको समझ आएगा, मरकरी कहाँ पे, क्योंकि मरकरी ना रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है, और ये मैंने बताया आपको हीट से ना ज़्यादा हाईली सेंसिटिव होती है। हीट से इसका क्या रिश्ता होता है कि हीट जैसे इसको लगेगी ना, ये फैल जाता है, तो हाईली सेंसिटिव होती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। अगर लोहा यूज़ करेंगे भाई साहब, आपका टेम्परेचर 36 डिग्री है, और लोहे को गलने के लिए भी गलेगा तभी तो फैलेगा, तो लोहा कहाँ तक जाएगा, 1000 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, तब जाके लोहा गलेगा। तो क्या लोहा इसमें रख सकते हो, नहीं रख सकते हो। इसलिए आपका मरकरी क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस में ना लिक्विड बन जाता है, समझे, लिक्विड बन जाता है, इसलिए इसको यूज़ करते हैं कि भाई 25 डिग्री पे लिक्विड है, ठीक है, और इस 36 डिग्री देंगे तो और फैल जाएगा थोड़ा, तो और ऊपर जाएगा, ठीक है, ये बात होती है, इसलिए मरकरी यूज़ की जाती है। तो इंग्लिश में मैंने आपका आंसर दिया, आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं, बिकॉज मरकरी इज़ हाईली सेंसिटिव टू हीट एंड लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, बस इतना ही, ठीक है। मरकरी क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हाईली सेंसिटिव टू हीट होता है, और लिक्विड फॉर्म में होता है कौन से टेम्परेचर पे, जब रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसलिए यह सूटेबल फॉर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, दस इट्स सूटेबल फॉर, इसलिए ह्यूमन बॉडी को नापने के लिए ये सूटेबल है, ठीक है, सूट करता है। अगला, तो देखिए अब हम लोग नया टॉपिक हमारा आ जाता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ठीक है। हीट कैसे कैसे इधर से उधर जा सकते हैं। ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, जाना। जैसे मैंने आपको पेन दिया, तो मैंने आपको पेन क्या किया, ट्रांसफ़र किया, तो ट्रांसफ़र का मतलब समझ आ गया। तो वैसे ही मैं आपको हीट कैसे कैसे तरीक़ों से दे सकता हूँ, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये मैं हूँ, ये आप हैं, ठीक है, समझिए इस बात को, कितने तरीक़ों से मैं आपको हीट दे सकता हूँ, समझिए इस बात को। एक तो सीधा मैं आपसे हाथ मिला लूँ भाई, सीधा डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट मैंने अपनी हीट आपको दे दी, ठीक है। मतलब समझो मेरा कितना है 100 डिग्री टेम्परेचर है, और आपका 50 डिग्री टेम्परेचर है। 100 डिग्री वाले से ज़्यादा से कम के पास जाएगी ना, अगर मैं गर्म हूँ तो आपके पास ही जाएगी, क्योंकि आपका टेम्परेचर कम है, ठीक है। समझिए इस बात को। मैंने आपको पहला तरीका क्या था कि मैंने आपको सीधा छुआ, और आपके पास, समझिए कि ये मैं आग हूँ, ठीक है, और ये आप कोई चीज़ है, ठीक है, कोई लोहा समझिए आप, ठीक है। यहाँ पे आग है और लोहा है, या मैं हूँ या आप हैं। तो मैं यहाँ पे आग का काम कर रहा हूँ, तो ये आग कैसे आपको अपनी हीट एनर्जी देगा, ठीक है, इसमें से हीट एनर्जी कैसे देगा आपको, समझिए। एक तो सीधा ही आप इसको छू लें, है ना, तो आपके पास हीट एनर्जी चली जाएगी, ठीक है, आपका भी हाथ जलने लगेगा, आपका भी हाथ लाल हो जाएगा। ये तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या है कि आग है भाई साहब, ये हीट देखिए, हीट सोर्स ऑफ हीट यही है, हीट यही है। यहाँ से हीट कैसे जाएगी दूसरे तरीके में, यहाँ पे एक और लोहा आ जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई चीज़ है, मान लीजिए
आप हैं, तो ये वाली हीट एनर्जी आपके पास कैसे जाएगी? क्या ये सीधा आपके पास जा पा रही है जैसे पहले जा रही थी? नहीं, ये हीट एनर्जी इस बंदे को देगा, लोहे को, और ये लोहे को आप जब छुएंगे तब ये आपको देगा। ठीक है, मतलब इसको नहीं छू रहे हैं आप, इसे छू रहे हैं, मतलब ये तीसरा पर्सन आ गया आपके बीच में। तो ये क्या कहलाता है? कन्वेक्शन। जब डायरेक्ट हीट ना हो, जब तीसरा बंदा आ जाए, तो जब सीधा सीधा हो तो उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन। तीसरा तरीका क्या है भाई? ये रही आग, ये रहे आप या मैं। अब देखिए, ना मैं इसे छू रहा हूँ, ना तीसरा आदमी को छू रहा हूँ कि तीसरा आदमी गर्म हो रहा है। ठीक है, ये देखिए तीसरा आदमी इसको सीधा छू रहा है, यहाँ पे ये मान के चलेगा, ये इसको सीधा छू रहा है, मैं इसको सीधा छू रहा हूँ। हाँ, अब ये देखिए, ना ये चीज़ बीच में कोई है, ना मैं, मेरे बीच में, ना आपके बीच में कोई तीसरा आदमी नहीं है। ठीक है, एयर होगा या कुछ भी नहीं होगा, खाली जगह, तब भी इसकी मतलब हीट एनर्जी मेरे पास आएगी। तो मैंने क्या जाना कि भाई हीट तो ऐसे भी ट्रांसफ़र हो सकती है कि ये वाली आग है ना, मुझे सेक लग रही है, ठीक है, मेरे बीच में कुछ भी नहीं बैठा, फिर भी मेरे पास हीट एनर्जी आ जा रही है। तो इसको क्या बोला हमने? रेडिएशन बोल दिया, कि रेडिएशन मेथड भी होता है एक। ठीक है, तो यहाँ पे और बढ़िया से समझेंगे कि हीट कितने तरीक़ों से ट्रांसफ़र हो सकता है। हीट 3 तरीक़ों से ट्रांसफ़र हो सकता है। कंडक्शन वाला तरीका पहला, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। ठीक, कंडक्शन क्या होता है? एक्सप्लेन। एक्सप्लेन बोल दिया भाई साहब, एक्सप्लेन का मतलब पूरी इसको चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हीट जब डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो, जब हीट डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो, डायरेक्ट मतलब कि बीच में कोई भी नहीं आ रहा और सीधा ही, ये लोहा ले लीजिए, हीट लोहे को, लोहा आप सीधा रख रहे हैं इस आग में और लोहे के पास सीधा ट्रांसफ़र हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? कंडक्शन बोलेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज़ कॉल्ड कंडक्शन। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। अगला, कंडक्शन ऑफ कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या होती है भाई? देखो, शर्तें होती हैं। कंडीशन का मतलब शर्त। शर्त क्या होती है भाई? देखिए, शर्त, पहली शर्त तो देखिए, आग और सरफेस। सरफेस या मतलब कोई भी दूसरी चीज़ जिसमें हीट हमें देनी है, मान लीजिए कोई भी लोहे का टुकड़ा, ठीक है, या आप हो गए, तो दोनों चिपके रहने चाहिए। देखिए, दोनों चीज़ें, मान लीजिए ये आग है, मेरा ये वाला हाथ और ये वाला, दोनों चिपके रहेंगे तभी तो हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन होगा। हीट ट्रांसफ़र तो होएगा, कंडक्शन मेथड तभी होगा जब दोनों चीज़ें चिपकी रहेंगी। ठीक है, दोनों कॉन्टैक्ट में रहेंगे डायरेक्ट। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? आग और सरफेस में टेम्परेचर का अंतर होना चाहिए। समझ रहे हैं? आग और टेम्परेचर में, आग और सरफेस में, मतलब जिसको हीट चाहिए, आग है और ये लोहा है। ऐसा नहीं है कि ये 100 डिग्री की आग जल रही है और 100 डिग्री का मैं लोहा चिपका दे रहा हूँ। ठीक है भाई, 100 डिग्री का है ये, तो फिर हीट कैसे ट्रांसफ़र होगा बताइए? अंतर तो होना चाहिए ना, ये कम होना चाहिए ना। ठीक है, ये कम होगा तभी तो बात बनेगी, हीट ट्रांसफ़र होगा। अगर मान लीजिए ये 1200 सेल्सियस लोहा मेरा पहले से गर्म है और आग मेरी 100 सेल्सियस है, तो क्या ये हीट इसमें, यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होने लगी? जहाँ ज़्यादा होता है, जो बड़ा होगा उसमें से हीट छोटे वाले में जाएगी, समझिए। तो अंतर होना बहुत ज़रूरी है भाई, बराबर बराबर है ना, तो ये गर्म है ही है उतना ही, तो ये क्या करेगा इसमें बताइए, है ना। तो यही इंग्लिश में लिखा है, बोथ हीट एंड सरफेस शुड बी डिफरेंट। हीट भी आपकी डिफरेंट होनी चाहिए, सरफेस जो जिसमें आपको हीट देनी है वो भी आपका डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए फ़ोटो के द्वारा मैंने समझाया हुआ है। केस 1 में देखिए, केस 1 में आग है, सीधा रोड को छू रहा है कि नहीं छू रहा है बताइए, है ना, ये फ्लेम है, सीधा छू रहा है, तो ये वाला तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप नहीं छुआ रहे हैं तो कंडक्शन थोड़ी होना होगा, फिर वो तो कन्वेक्शन, रेडिएशन होने लगा ना। अगर मैंने मोमबत्ती दूर कर दी तो मोमबत्ती की सेक लगने लगी है ना, बीच में कुछ था भी और ना सीधा छू रहा है, तो वो तो रेडिएशन हो गया। तो कंडक्शन में दोनों चिपके होने चाहिए, ध्यान रखना, दोनों चिपके होने चाहिए। दूसरा केस क्या है, मोमबत्ती आपकी 100 डिग्री है ना, तो ये कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। जहाँ ज़्यादा होगा ज़्यादा से ही हीट जाने लगता है। जैसे हमने आइसक्रीम को छुआ था तो वहाँ पे वो चीज़, उसका एनर्जी कम हो जा रहा था। देखिए यहाँ पे भी हीट ट्रांसफ़र हो रही थी, यहाँ पे भी हीट कैसे ट्रांसफ़र हो रही थी, जब आपका शरीर का एनर्जी, हीट एनर्जी ज़्यादा था और इसका हीट एनर्जी कम था। ये ठंडी क्यों है? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल एकदम जमे हुए हैं, दौड़ ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए ठंडा है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या समझ आ रहा है, ये ठंडा है, ये गर्म है, तो गर्म से ही जाएगी ना, तो ज़्यादा गर्म होगा उसी तभी ना जाएगा हीट एनर्जी। तो ये चीज़ आप डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं भी आइसक्रीम जितना ठंडा हूँ और आइसक्रीम भी ठंडी है, तो कहाँ से मेरे को ना ये गर्म लगेगा ना ये ठंडा लगेगा, समझ रहे हो? तो ये बात है। चाय देखिए ना आपने, चाय
चाय का क्या होता है, जब ठंडी हो जाती है तो ना वो आपको गर्म लगती है ना वो ठंडी लगती है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर उसका रूम के जितना हो जाता है। कहाँ थे हम लोग? हाँ, यहाँ पे थे। तो दूसरा केस क्या होना चाहिए, टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, आपको ये बात समझना है। तो यहाँ पे मैंने ये लिख लिया, आप पढ़ भी सकते हैं। आग के पास 100 डिग्री है और सरफेस पे 50 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, तो दोनों अलग अलग होने चाहिए तभी कंडक्शन पॉसिबल है। अगर दोनों सेम हो जाएंगे तो कंडक्शन या हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है, कंडक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब इसी में एक टॉपिक है कंडक्टर ऑफ हीट। कंडक्टर क्या होते हैं, जो संचालक होते हैं, जो मतलब हाँ कंडक्टर होते हैं जो चलाने वाले होते हैं, ठीक है, समझिए इस बात को। मटेरियल विच अलाउ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इजली इज कॉल्ड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, कंडक्टर ऑफ हीट इसको ही बोलते हैं। जो ऐसी वस्तुएं जो हीट को आसानी से अपने अंदर पास कर सकें, मतलब अपने अंदर से, ठीक है। ये लोहा है, ये आग है, तो ये देखिए अपने अंदर यहाँ पे तो हीट होएगा ही, यहाँ पे भी हीट पहुँचा देगा, समझ रहे हो। तो ये पास कर दिया ना इसने हीट, इस लोहे ने क्या किया, ए कोने से बी कोने में हीट को पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया, बताइए। हाँ, पहुंचा दिया। तो ये क्या कहलाएगा, कंडक्टर, गुड कंडक्टर बोलेंगे, ठीक है। कंडक्टर तो है, ये गुड भी होगा। जैसे कि आयरन हो गया, मरकरी हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, मोस्ट मेटल, ज़्यादातर जो भी मेटल होंगे ना, लोहा जैसे कोई भी हार्ड चीज़ वो पहुँचा सकती है, ठीक है। कोई भी हार्ड चीज़ मतलब मेटल होनी चाहिए, ठीक है। अब बैड कंडक्टर क्या होता है, जो हीट को आसानी से पास ना करे, समझिए इस बात को। जैसे मान लीजिए मैंने एक गिलास लिया हुआ, गिलास को मैं यहाँ से गर्म करूँ, यहाँ तो गर्म हो गया, बड़ी मुश्किल से, आसानी से पास नहीं करेगा, देखो ध्यान से, यहाँ गर्म हो गया गिलास, मगर ये देखिए इसको गर्म नहीं कर रहा, हीट को भेज ही नहीं रहा, यहीं पे गर्म है, यहीं पे हीट को मतलब रखा हुआ, आसानी से पास नहीं करेगा। जब आप इसको बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे, तब कहीं जाके ये यहाँ पे हीट को भेजेगा, मतलब ये वाला हिस्सा आपको गर्म लगेगा, ठीक है, ये वाला कोना। तो वही चीज़ लिखी हुई है, जो हीट को आसानी से ना पास करे, आसानी से, ठीक है। ट्रांसफ़र हीट ईजिली, डोंट अलाउ ट्रांसफ़र टू हीट ईजिली, ईजिली करेगा तो है मगर आसानी से नहीं करेगा, ठीक है। तो एग्जांपल ले लीजिए, ग्लास हो गया, लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ठीक है। अगला देख लीजिए, ये सारी कहानी बता रहा हूँ मैं, कहानी आपको देखिए जाननी पड़ेगी, तभी आप क्वेश्चन आंसर करने में आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या क्या यूज़ होते हैं गुड कंडक्टर का, हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए जितने भी सारे बर्तन हैं किससे मेड बने होते हैं, गुड कंडक्टर से। गुड कंडक्टर क्या होता है, जो हीट को आसानी से पास करे। मान लीजिए ये लोहे का तवा है, अब मैंने हीट यहाँ लगाई, ठीक है, हीट यहाँ लगाई और मैंने रोटी इतनी बड़ी लगाई हुई है, तो अगर ये गुड कंडक्टर ना होता तो यहीं से रोटी पकती, मगर ये गुड कंडक्टर है तो रोटी देखिए यहाँ पे भी हीट पास हो जा रही है, सब जगह पास हो जा रही है बराबर, तो ये रोटी आपकी चारों तरफ से पक रही है, ठीक है। तो ये बात होती है लोहे गुड कंडक्टर्स की। तो इसलिए हम लोग खाना बनाने में, दस दे हेल्प टू कुक फूड बाय, गुड कंडक्टर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं खाना बनाने पकाने में, ठीक है। हर बर्तन गुड कंडक्टर ऑफ हीट से बने होते हैं, जितने भी बर्तन है ना, लोहा, एल्यूमिनियम, ये सब गुड कंडक्टर हैं, ये पकाने से ही बनते हैं, ठीक है, पकाने के लिए यूज़ होते हैं, सॉरी, ठीक है। अब ये बात हो गई पकाने वाली, एक ही पॉइंट था। अब बैड कंडक्टर को हम लोग अपनी ज़िंदगी में कैसे यूज़ करते हैं, देखिए ईंट पत्थर गर्मी को पास नहीं करते, ठीक है, ईंट है, पत्थर है, देखिए आप घर बनाते हैं, पत्थर का ही घर बनाते हैं, ठीक है, टाइलों का बनाते हैं, ईंट का बनाते हैं, तो क्या ईंट देखिए बाहर से ही गर्म लगेगा आपको छुएंगे तो, मगर क्या वो ईंट जो है वो बैड कंडक्टर जो है वो हीट अंदर भेजेगा, नहीं, बड़ी मुश्किल से भेजता है, ठीक है। इतना भी नहीं कि आपको सूरज के सामने बिल्कुल ऐसा लगे कि आप बिल्कुल सूरज के सामने खड़े हैं, तो ये ईजिली नहीं पास करते हैं, ठीक है, ये बैड कंडक्टर होते हैं। बैड कंडक्टर मैंने आपको बताया जो आसानी से हीट ना पास करे, तो ये आसानी से पास ही नहीं करेंगे, तो घर बनाने के लिए, सूरज से बचने के लिए हमें इन्हीं चीज़ों का यूज़ करता है। अगर आप लोहे का बना लेंगे तो आप देखिएगा आपका क्या हाल होगा। अब देखिए घर बनाने में इनका यूज़ होता है, एक बात हो गई। अब दूसरी बात, बर्तन के जो हैंडल होते हैं ना, प्लास्टिक से बने होते हैं, और प्लास्टिक क्या होते हैं, हीट को जल्दी पास नहीं करते हैं, तो ये बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो बैड कंडक्टर का हम लोग एज बचने के लिए यूज़ करते हैं आग से, है ना। ऊनी कपड़े भी बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, ऊनी कपड़े भी कैसे बैड कंडक्टर हैं बताइए, क्योंकि देखिए जो आपके शरीर के अंदर की गर्मी है, ठंडियों में आप लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं, तो आपके शरीर की जो गर्मी है वो कहीं बाहर ना निकल जाए, इसलिए आप ऊनी कपड़े पहनते हैं। ऊनी कपड़े क्या करते हैं, पास नहीं करते हैं जल्दी से किसको, हीट एनर्जी को। तो आपकी जो हीट एनर्जी आई
आपके शरीर से निकल रही है, अगर ये बाहर चली जाएगी तो आपको ठंड लगेगी, है ना। मैंने आपको बताया जब हीट एनर्जी जाएगी तभी तो आपको ठंड लगेगी, है ना। ये बात समझ रहे हैं, हीट एनर्जी जाने नहीं देते ये लोग, ठीक है। हीट एनर्जी जाने ही नहीं देंगे तो आपको गर्मी भी नहीं लगेगी, ठीक है, ये बात है। अब ये मत कह देना सर ये तो हीट एनर्जी आने भी नहीं देंगे, सही बात है, हीट एनर्जी आने भी नहीं देंगे, मगर आपके शरीर की गर्मी भी तो है, तो आपको गर्मी और ज़्यादा लगने लगेगी, समझिए इस बात को, ठीक है। तो गर्मी में हमें ऊनी कपड़े इसलिए ही पहनने चाहिए क्योंकि हीट आपकी ये जाने नहीं देगा, क्योंकि वुल क्या है, ऊन ही क्या है, बैड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर हमने पढ़ा है कि हीट को आसानी से नहीं जाने देते हैं, तो आपके शरीर की गर्मी बाहर नहीं जाने देते ये लोग। ये क्या करते हैं, एक घेरा बना लेते हैं, आपकी हीट एनर्जी आपके अंदर ही रहेगी, आपको गर्म महसूस होता है, ठीक है, ये बात है। आगे चलते हैं, अगला हाँ ये देखिए पॉइंट है, क्या आप जानते हैं कंडक्शन, कंडक्शन का जो तरीका है सॉलिड के लिए सही होता है, ठीक है। सॉलिड कोई चीज़ है, लोहा लोहा हो गया, है ना, एल्यूमिनियम सोना सोना हो गया, सॉलिड किसको बोलते हैं, ठोस जो सॉलिड होते हैं। कन्वेक्शन देखिए, कन्वेक्शन हमेशा लिक्विड में ही काम आता है, ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। रेडिएशन देखिए एयर और गैस के लिए सही रहता है, ठीक है, समझ आ गया आपको। अब देखिए हम लोग आ जाते हैं कन्वेक्शन पे। कन्वेक्शन में क्या होता है भाई, इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट या डायरेक्ट टच नहीं होता, इसमें हीट का ट्रांसफ़र दूसरे सरफेस के जरिए होता है। नीचे फोटो में देखिए, तो ये देखिए पानी है, मैं चाहता हूँ पानी के अंदर हीट ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है, हीट एनर्जी कहाँ चली जाए, पानी में। क्या मैंने पानी को सीधा सीधा आग के साथ छुआया है, नहीं। हीट के साथ मैंने सीधा छुआया क्या, नहीं। किसकी मदद से ले रहा हूँ मैं, लोहे की कढ़ाई की वजह से मैं पानी को हीट एनर्जी दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। तो देखिए कन्वेक्शन मैंने ऊपर बताया कि लिक्विड को गर्म करने के लिए ज़्यादा बेस्ट होता है, लिक्विड में ट्रांसफ़र करने के लिए ज़्यादा बेस्ट होता है। तो यहाँ पे लिक्विड में ट्रांसफ़र हो रहा है, कन्वेक्शन तरीका देख लीजिए, यही आपका एक डायग्राम आप बनाएंगे ना तो आपका सब कुछ बता देगा। पानी को हम लोग कैसे, पानी को कैसे दे रहे हैं हम लोग हीट एनर्जी, बताइए, लोहे की कढ़ाई की वजह से। तो देखिए लोहे में हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो यह है कंडक्शन है, लोहे में हीट ट्रांसफ़र हो रही है, ये क्या है, कंडक्शन है। मगर पानी में जो हो रहा है वो क्या है, कन्वेक्शन है। तो हम लोग तो कंडक्शन तो पढ़ चुके हैं, है ना। आगे देखिए आपका ये, मगर पानी में हीट या फ्लेम का डायरेक्ट टच नहीं हो रहा, जवाब नहीं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ क्या डायरेक्ट टच हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं, ठीक है। आगे देखिए, मगर यह लोहे की हीट से गर्म हो रहा है। देखिए क्या पानी किससे गर्म हो रहा है, डायरेक्ट गर्म हो रहा है क्या, नहीं। ये किसकी हीट से गर्म हो रहा है, लोहे की हीट से गर्म हो रहा है, मतलब कोई तीसरा आ रहा है दोनों के बीच में, लोहा तीसरा आदमी है, ठीक है, पानी और आग के बीच में जो मदद कर रहा है, तो यही कन्वेक्शन है, ठीक है। कन्वेक्शन देखिए, कन्वेक्शन लिक्विड चीज़ों को गर्म करने में प्रयोग होता है, ठीक है, क्लियर। अब रेडिएशन के बारे में पढ़ लेते हैं। जब दो लोगों के बीच में कोई ना हो तब भी हीट ट्रांसफ़र होती है, हमने देखा, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को हमने देख लिया, ये भी एक तरीका होता है भाई, इस तरीके से भी हीट हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिए जैसे कि हमने देखा ध्यान से कि सूरज है भैया, सूरज की गर्मी हमारे पास आ रही है, ना हम किसी चीज़ को छू रहे हैं ना हम लोग सूरज को छू रहे हैं, तब भी हमें मतलब गर्मी हमारे पास आ जा रही है, हीट एनर्जी हमारे पास आ जा रही है ना। तो देखिए विदाउट एनी थर्ड पर्सन, है ना, थर्ड के बीच हीट एनर्जी आने के लिए हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। फिर उस चीज़ को हमने क्या बोला कि भाई हीट तो ऐसे भी ट्रांसफ़र हो रही है, तो ये क्या तरीका हमने नाम दे दिया, हमने इस तरीके को रेडिएशन नाम दे दिया, ठीक है। हीट देखिए तब भी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। तो इसमें हीट देखिए सबसे कम आती है, सबसे ज़्यादा हीट किस में आएगी, जब आप कंडक्शन करेंगे। जब सबसे ज़्यादा हीट किस में आएगी, जब आप सीधा सूरज को छूने जाएंगे, सीधा सूरज को छुएंगे तो सबसे ज़्यादा हीट इसी में आएगी ना, जब छुएंगे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे। और उससे कम किस में, कन्वेक्शन में, और सबसे कम किस में, रेडिएशन में, ठीक है, क्लियर है। आज आगे आ जाते हैं, थर्मोफ्लास्क क्या होता है। थर्मोफ्लास्क, ये सारी कहानी पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है। थर्मोफ्लास्क क्या होता है, इसका दूसरा नाम वैक्यूम फ्लास्क होता है। वैक्यूम, जहाँ वैक्यूम का मतलब समझिए, जहाँ कुछ भी ना हो, हवा भी ना हो, एकदम खाली जगह को हम लोग वैक्यूम कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लेना, ये मेहनत आप लोगों के लिए की गई है। थर्मोफ्लास्क बनाने के लिए वैक्यूम यूज़ होता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम थर्मोफ्लास्क पड़ा। अब देखिए कि हम लोग वैक्यूम को यूज़ क्यों करते हैं। वैक्यूम देखिए, आप ये बात समझ गए हैं, हीट क्यों होती है, हीट क्यों होती है, आप ये बात समझ गए हैं। कोई भी चीज़ है
उसके अंदर के कण अगर ज़्यादा भागने लगेंगे तो वो हीट हो जाएगी। समझ रहे हैं, ये बात समझ आई। अगर कोई चीज़ एकदम खाली है जिसके अंदर कोई कण ही नहीं है ना, हवा भी नहीं है, हवा के अंदर भी कण होते हैं, हवा भी नहीं है, कण भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो क्या हो गया? वैक्यूम। जब इसके अंदर कण है ही नहीं भैया, तो फिर ये कैसे गर्म हो जाएगा ये बताइए मुझे, है ना? ये गर्म क्यों होगा, है ना? तो देखिए इस बात को, अब मैंने आग लगा दी है, ठीक है। जब इसमें कण है ही नहीं भैया, तो ये कैसे गर्म होगा? ये चीज़ कैसे गर्म होगी? ये तो मैंने वैक्यूम की बना दी है ना। एक शीशा लिया है मैंने इसके अंदर कोई कण ही नहीं डाला हुआ है, तो क्या ये अंदर की चीज़ गर्म होगी? कभी नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा बहुत शीशा गर्म होगा, और शीशा भी, अब शीशा गर्म होगा तो शीशा मतलब अब अपनी एनर्जी दे सकता है, इसको कन्वेक्शन कर सकता है इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से कन्वेक्शन करेगा? तो वही चीज़ हमने थर्मोफ्लास्क में किया हुआ है। देखिए हमने एक बोतल होता है, थर्मोफ्लास्क क्या होता है? बोतल ही होता है जिसमें हम लोग पानी पीते हैं, ठीक है। इसी को थर्मोफ्लास्क कहा जाता है। ये हो गया। अब ये देखिए इसके अंदर का हिस्सा मैंने शीशे का बना दिया। शीशा क्या है? बैड कंडक्टर, ध्यान देना। शीशे का बना दिया, ये वाला तरीका, ये मैंने पेंट कर दिया, ठीक है, ये वाला पेंट कर दिया है। और ये क्या चीज़ है? शीशा है, ठीक है, समझ आ गया? शीशा है। मैंने एक और शीशा डाल दिया, ये शीशा डाल दिया एक और इन दोनों शीशों के अंदर मैंने क्या किया? मैंने इंजेक्शन से ना सब कुछ खींच लिया, एकदम हवा भी खींच ली, एकदम मैंने खाली कर दिया इसको, ठीक है। खाली मतलब वैक्यूम बना दिया। अब देखिए मैं इसमें चाय रखी हुई है, चाय क्या है? गर्म है। समझिए इस बात को, चाय गर्म है भाई, चाय के पास हीट एनर्जी है, मतलब अब हीट एनर्जी देखिए क्या इस शीशे में जाएगी? बताइए मुझे। शीशा क्या होता है? बैड कंडक्टर होता है हीट का, ठीक है। बैड कंडक्टर मतलब ये शीशा गर्म होएगा ही नहीं। मान लीजिए बैड कंडक्टर मतलब ईजिली गर्म नहीं हो सकता, ठीक है, ईजिली पास नहीं करेगा, मगर थोड़ा बहुत अगर पास भी कर दिया तो ये देखिए किसको पास करेगा? बताइए मुझे। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, है ना, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, खाली है एकदम, किसको पास करेगा? ये दोबारा अंदर ही वापस फेंकने लग जाएगा। तो इस तरह से ये शीशा देखिए मेरा बिल्कुल बंद है, ठीक है, यहाँ तक। इस तरह से मैंने ऊपर से ढक्कन बंद किया हुआ। इस तरह से मेरी चाय क्या है? गर्म की गर्म ही रहेगी, ठीक है। कैसे गर्म रहेगी भैया? ना हीट एनर्जी बाहर से लेने दे रहा है कोई भी। बाहर मान लीजिए मैं चूल्हे के पास रखा हुआ, तो चूल्हे की भी हीट एनर्जी नहीं जाएगी, क्योंकि ग्लास है यहाँ पे भी, समझ रहे हो? ग्लास है यहाँ पे, तो ग्लास तो भाई बैड कंडक्टर है, तो हीट ये वाली वापस बाहर फेंक देगा, और इसकी हीट एनर्जी जो है ये बाहर जाने नहीं देगा, है ना। एक ग्लास है, बाहर की हीट एनर्जी वापस फेंक दे रहा है, अंदर की हीट एनर्जी वापस अंदर ही फेंक दे रहा है, क्योंकि बाहर की ये हीट अंदर पास करेगा ही नहीं भाई, समझिए। और ऊपर से मैंने वैक्यूम भी डाल दिया। वैक्यूम एक और ख़तरनाक तो भाई है, ठीक है। वैक्यूम भी वही काम करेगा। मान लीजिए थोड़ी बहुत एनर्जी अगर चली भी गई, हीट एनर्जी पास कर भी गई ग्लास में से, तो कहाँ जाएगी ये बताइए? कहाँ जाएगी? कण ही नहीं है यहाँ पे, कण ही नहीं है। शीशे में तो कण है, थोड़ा बहुत मान लीजिए हो भी जाएगा, मगर यहाँ खाली जगह में तो वापस ये खाली जगह है ही नहीं, तो ये दोबारा मतलब वापस इसको आना ही पड़ेगा, समझे इस बात को। तो मैं कोई भी ठंडी चीज़ डाल रहा हूँ ना, ठंडी चीज़ में भी कोई ना कोई एनर्जी है, हीट एनर्जी। तो ठंडी की चीज़ मान लीजिए कोई, मान बाहर की कोई गर्म चीज़ है, वो इस ठंडी चीज़ को गर्म कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि हीट एनर्जी अंदर जाने नहीं दे रही। समझे? समझ आया? ठीक है। अब देखिए पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बोला हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में किसके बराबर होता है? तो आपका ऑप्शन ये होगा, ठीक है, सारे ऑप्शन छोड़ के 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। दूसरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, वो मेरे को गलत लग रहा है। तीसरा देखिएगा, तीसरा क्या पूछा गया है कि हम लोग टेम्परेचर को नापते कैसे हैं भाई? तो टेम्परेचर को हम लोग 3 स्केल में नापते हैं, मगर वो स्केल किन से बने होते हैं? थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर आपका आंसर यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन बोला हुआ है कि हीट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए कोई हीट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये हीट के मॉलिक्यूल्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं किसी कूलर सब्जेक्ट में, है ना। कोई भी चीज़ ठंडी है, उसमें ये वाले मॉलिक्यूल जो हीट वाले हैं, जिनके पास हीट एनर्जी है, वो कैसे ट्रांसफ़र होंगे? तो ऑप्शन दिया हुआ है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या ऑल ऑफ दिस। तो आपको पता है क्या करना है, ये तीनों तरीक़ों से इसके हीट के जो हीट वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो तीनों तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। सीधा टच भी करेगा या तीसरे बंदे से भी टच करे तब भी,
या रेडिएशन से भी, जैसे सूरज है, सूरज के भी जो हीट वाले मॉलिक्यूल हैं वो हमारी पृथ्वी पर आते हैं, ठीक है, रेडिएशन के तरीके से। ऑल ऑफ दीज आंसर आपका होगा। 5वां क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि हीट का गुड कंडक्टर कौन सा है, गुड कंडक्टर कौन सा है। तो आपको प्लास्टिक दिया हुआ है, प्लास्टिक बैड कंडक्टर है, हीट को नहीं जाने देता। कॉपर का मतलब होता है तांबा, तांबा मतलब मेटल ही है, तारों में आपने देखा होगा, तो वो भी गर्मी को अपने अंदर आसपास मतलब भेज सकता है इधर उधर, तो कॉपर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन भाई साहब बिल्कुल उल्टा पूछ लिया है कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट क्या होते हैं। तो देखिए, आयरन गुड कंडक्टर है, सिल्वर गुड कंडक्टर है, मरकरी गुड कंडक्टर है, तो बैड एक ही बच रहा है, तो यही आपका आंसर है। मुझे नहीं पता ये क्या है, एस्बेस्टोस, मगर ये सारे गुड कंडक्टर हैं तीनों के तीनों, तो ये ऑफकोर्स चौथा क्या है आपका, ये एस्बेस्टोस बैड कंडक्टर है, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये हो गए आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे। ट्रू फॉल्स पे पहला लिया हुआ है आपका, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये तो हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं, हाँ भाई सही बात है, ठीक है। दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग का मतलब उबलना, उबलना क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, गलत बात है, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, नहीं, ये दोनों देखो उल्टे पुल्टे कर दिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री होता है, तो यहाँ पे 100 कर रखा है, ये भी गलत होगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया नहीं है, मगर याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, डार्क कलर्ड जो होते हैं वो बेटर अब्जॉर्बर होते हैं, हीट को ज़्यादा सोखते हैं, जैसे काला कलर क्या है, ज़्यादा सोखेगा हीट को, ठीक है, तो ये बात सही है। वी शुड वियर डार्क क्लॉथ इन समर, हमें गर्मियों में डार्क कलर पहनना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। डार्क कलर ज़्यादा गर्मी सोखेगा तो आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी गर्मी के दिनों में, तो ये गलत बात है, ठीक है। गैसेज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्या गैस बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, हाँ सही बात है, गैस क्या है, बैड कंडक्टर हैं, जल्दी गर्म नहीं होते, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगला आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक पे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, पहले का ये आंसर आएगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, ये आपका दूसरे का है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी कहाँ है, एनर्जी, हाँ ये थर्ड है, ठीक है। अगला चौथा, डैश एंड डैश आर गुड कंडक्टर, तो गुड कंडक्टर कौन है भाई, एल्यूमिनियम है एंड आयरन है, तो ये 4 है, ये भी 4 है। 5वां, डैश एंड डैश आर बैड कंडक्टर, तो बैड कंडक्टर तो भैया लकड़ी और ये रबड़ है। थर्मोफ्लास्क इज आल्सो कॉल्ड वैक्यूम फ्लास्क, ठीक है, 6 ये हो गया। क्लियर है भाई, ये बातें हैं आपको याद रखनी है। अगला आ जाते हैं मैच दी फ्लोइंग पे, ना फ्लोइंग है ना, एल्यूमिनियम क्या है, गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, तो ये सीधा आपको दिख रहा है गुड कंडक्टर, प्लास्टिक बैड कंडक्टर है। देखो 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 32 डिग्री के, 100 डिग्री सेल्सियस 212 के। क्लियर है भाई, इतना आसान है, मैंने बता दिया तुम लोगों को, ठीक है। अगला मैंने ये व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हीट करवा दिया है मैंने। व्हाट आर द अपर एंड लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ सेल्सियस इन अ फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग अपनी कॉपी पे। दूसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि अपर पॉइंट क्या होता है, लोअर पॉइंट क्या होता है, तो सिंपल है, 100 डिग्री सेल्सियस को अपर पॉइंट कहते हैं, क्यों, क्योंकि पॉइंट एट विच वाटर बॉइल्स, इस पॉइंट पे ना 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लोअर पॉइंट किसको कहेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस को, क्योंकि इस पे आइस मेल्ट का मतलब पिघलना, ठीक है। तो आपको ऐसे लिखना है, अपर पॉइंट किसके बराबर होगा, 100 डिग्री सेल्सियस के, लोअर पॉइंट किसके बराबर होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, और इस पे होता क्या है आपको मैंने मैच में भी बता दिया और लिख के भी बता दिया, तो आंसर आपको ऐसे ही देना है। तो थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि सॉलिड में किस प्रकार की हीट ट्रांसफ़र होती है ना, तो 3 तरीके होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो सॉलिड में कंडक्शन सूटेबल होता है, आपको बताया मैंने। तीसरा क्वेश्चन, आर मोस्ट मेटल गुड और बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो ज़्यादातर सारे मेटल जो हैं वो क्या गुड कंडक्टर होते हैं या बैड कंडक्टर होते हैं, तो आपको आंसर लिखना है गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, गुड कंडक्टर होते हैं। अगला 5वां शॉर्ट में है, बाय विच मोड इज हीट ट्रांसफ़र इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर कौन से मोड से हीट ट्रांसफ़र होती है, कन्वेक्शन, आपको मैं बता चुका हूँ ये सब बातें, ठीक है। आपको आंसर ऐसे लिखना है, आंसर डाल के। ये हो गए आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अगले पे चलते हैं हम लोग।
वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर था वो। अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट? अपर फिक्स पॉइंट का मतलब आप समझ रहे हैं, 100 डिग्री को बोलते हैं, मैंने ये बता दिया है। इस पे क्या होता है? वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, है ना, बॉइलिंग। ये आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा 4-5 बातें आप और लिख सकते हैं, मगर यही मेन मुद्दा यही है, ठीक है। अगला चलते हैं हम लोग दूसरा। वाई डज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर हैव मरकरी? तो मरकरी क्यों होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर में, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, कॉपी में आपको देखना है, ठीक है, वीडियो में, कि मरकरी क्यों यूज़ किया जाता है, ये आपको बता चुका हूँ। तीसरा है व्हाट कंडीशन आर नेसेसरी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी टू अनदर बाय कंडक्शन? तो आपको मैं बता चुका हूँ भाई, फिर से एक बार और। तो देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से बताने जा रहा हूँ आपको फिर से बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन आपके पास आ गया है कि कंडक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो 2 कंडीशन तो होनी चाहिए भाई साहब, दोनों बोथ आर टच, है ना। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में होने चाहिए, दोनों चिपके होने चाहिए। तो पहला आंसर आपको लिखना है, पहला पॉइंट, बोथ सरफेस आर कॉन्टैक्ट डायरेक्ट, कॉन्टैक्ट डायरेक्ट, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्ट डायरेक्टली, है ना, एक ही बात है। दूसरा केस क्या होना चाहिए, ये आपको लिख लेना, ठीक है, पहला। और दूसरा क्या है? बोथ सरफेस हैव डिफरेंट टेम्परेचर। अगर आपको देखिए, आपका चौथा क्वेश्चन है, मैंने बड़े अच्छे से समझाया हुआ है, 3 लाइनें लिखनी है आपको यार, समझा चुका हूँ मैं। देखिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड एंड बैड कंडक्टर के बारे में डिफरेंस बताना है ना, डिफरेंट क्या होता है इनके बीच में। तो गुड कंडक्टर की डेफिनेशन लिख लीजिएगा, मैं लिखवा चुका हूँ। मटेरियल विच अलाउ टू हीट पास ईजिली, है ना, हीट को ईजिली पास कर सकें, उसको क्या कहते हैं? गुड कंडक्टर। और यहाँ बैड कंडक्टर क्या होता है? मटेरियल्स, है ना, एस लगेगा। विच डोंट अलाउ टू, मटेरियल्स मत लगाना, एस मत लगाना, ठीक है, मटेरियल। मटेरियल विच डोंट अलाउ टू हीट पास ईजिली, जो ईजिली पास ना करने के लिए ना अलाउ करें ना, ईजिली हीट को पास ना करें, उसको क्या बोलेंगे? बैड कंडक्टर। यहाँ पे देखिए, गुड कंडक्टर कौन होगा? आयरन और मरकरी, ये ईजिली हीट को ट्रांसफ़र करने में काम करते हैं। और ये बैड कंडक्टर, ये हीट को ज़्यादा पास नहीं करेंगे ना, जल्दी पास नहीं करते। प्लास्टिक हो गया, एयर हो गया, ग्लास हो गया। यूज्ड फॉर कुकिंग, है ना, यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, फूड को पकाने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं, कौन? गुड कंडक्टर। और ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं भाई? मेकिंग हाउस, है ना, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हम लोग वाई वी यूज़ वुलन क्लॉथ इन विंटर। भाई साहब, मैं ये बात आपको समझा चुका हूँ बार बार कि ये आप हैं, इंग्लिश में अभी मैं लिखवा रहा हूँ, समझ लीजिए। ये आप हैं और आपने ये वुलन क्लॉथ डाला हुआ है, सर्दी का टाइम है, विंटर का टाइम है, विंटर सीज़न, है ना। आप देखिए, आपके शरीर से जो हीट निकल रही है, ठीक है, ये बाहर नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वूल क्या होता है? वूल क्लॉथ्स क्या होते हैं? ऊन क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। बैड कंडक्टर क्या करते हैं? हीट को अलाउ, ईजिली अलाउ नहीं करते हैं, ईजिली, ठीक है। तो हीट को देखो, ये पास करने देगा, ये वुलन है जो हीट को पास करने देगा। आपका जवाब क्या होगा? बोलेंगे नहीं सर, ठीक है, ये हीट को पास नहीं करने देगा। क्लियर? तो अब हम लोग आंसर लिख लेते हैं। बिकॉज वुलन क्लॉथ्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, they do not pass our heat energy to outside। हमारी हीट एनर्जी जो है, हमारे शरीर में जो गर्मी निकल रही है, उसको अंदर ही रखते हैं, बाहर नहीं जाने देते हैं। तो ये हमें, अब ये गर्मी कहीं जा नहीं पा रही, तो हमें कैसा लगेगा? इनको पाने के बाद वुलन क्लॉथ को गर्मी लगेगा। वही आपका आंसर है।
ये क्लॉथ आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, दे डू नॉट पास अवर हीट एनर्जी टू आउटसाइड। आउटसाइड मतलब एनवायरनमेंट में, हवा में, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई जब हमारा सेल्सियस फ़ारेनहाइट जो है अगर वो डबल रहेगा तो उस समय क्या होगा हमारा सेल्सियस, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझिए। तो हमने सेल्सियस को मान लिया है x और हमें बताया हुआ है कि फ़ारेनहाइट क्या है, सेल्सियस का डबल होगा, तो हमने 2x मान लिया है। और हमने फॉर्मूला ये यूज़ किया है C = ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। f की जगह मैंने 2x रख लिया है, सेल्सियस की जगह मैंने x रख लिया है और इन सबको मैंने सोल्व किया है। ये देखिए 5/9 आया और अभी 5/9 को मैंने इन दोनों के पास मल्टीप्लाई किया, एक बार इसके पास भेजा, एक बार इसके पास भेजा। इसके पास भेजा तो ये × 2 हो गया x और ये 9 नीचे का नीचे और ये माइनस था, अब ये इसके पास जाएगा तो ये 5/9 × 32, ठीक है। अब इसको सोल्व किया मैंने, ये तो 169 आ जाएगा, है ना। इसको सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा, तो मैंने यहीं पे लिख लिया है, तो अगले में मैंने यहाँ उतार लिया है, ठीक है। 5 × 2x कितना होगा, 10x हो जाएगा, है ना, 10x हो जाएगा और ये 9 है। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ 2x 32, है ना। अब इन दोनों के पास भेजूँगा, इसके पास भेजूँगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 2x हो जाएगा और ये माइनस में 32 के साथ भी जाएगा तो 5/9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10x हो जाएगा, 9 रहेगा, ये हो जाएगा 160, 9 रहेगा। अब देखिए x वाला है और एक ही x वाला ये है, तो क्यों ना मैं इन दोनों को साथ में कर लूँ। तो 10x 9 है, ये वाला x मैं इधर भेज देता हूँ, तो ये प्लस का था तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाली चीज़ मैंने इधर भेज दी है तो ये प्लस में हो जाएगा। क्लियर। अभी मैं एलसीएम लूँगा यहाँ 1 करके, यहाँ 9 हो जाएगा। तो अब एलसीएम देखिए ऐसे ही लिया जाता है, 10x और ये 9x हो जाएगा, 1x हो जाएगा। मैं डिवाइड माइनस माइनस करूँगा क्योंकि x इसके पास भी इसके पास भी है, ये 9 हो जाएगा और ये 169 इधर रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये कुछ ऐसा हो गया, 1 का हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 9 क्या मैं इधर भेज सकता हूँ, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, अगली लाइन में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में था मल्टीप्लाई हो जाएगा, उल्टा हो जाता है ना, ठीक है। इसके यहाँ से मतलब ये इक्वल के जब हम लोग उधर जाते हैं तो कोई भी चीज़ इधर डिवाइड है तो उधर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे अब ये x अकेला रह गया, ये 9 मैंने काट दिया, 160 x का मतलब 16 x मैंने किसको माना था, x की वैल्यू क्या आई 160 और फ़ारेनहाइट क्या था, 2x का डबल था, तो x का डबल ये है, x का डबल करूँगा तो 320 हो जाएगा, तो फ़ारेनहाइट 320 होएगा, तो ये आधा रहेगा सेल्सियस। ये इतना आपको करना था। अब थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर के जो यूजेज है ना, वो आपको एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, है ना, ये दिया है। तो आपको एग्जाम्पल देने हैं कि भाई गुड कंडक्टर कहाँ कहाँ यूज़ होता है और बैड कंडक्टर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो मेरे को लगता है मैं आपको ये चीज़ समझा चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो मैं फ़ोटो दे देता हूँ, आपकी बुक में ही है, आप लोग इसमें से करिएगा। इस फोटो में आपको यूजेज ऑफ बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर दोनों मिल जा रहे हैं। आप इसमें चाहे तो 5 के 5 पॉइंट लिख सकते हैं और यूजेज ऑफ गुड कंडक्टर तो आपका छोटा सा है ही, तो ये आप लिख सकते हैं, या फिर जो मैंने समझाया है पीछे जाके आप उसको देखकर उसके पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो कन्वेक्शन होता क्या है पूरा डिस्क्राइब करना है, मीन एक्सप्लेन करना है। तो आंसर पहले आप लोग डेफिनेशन लिखिए। कन्वेक्शन होता क्या है, हीट ट्रांसफ़र बिटवीन टू सरफेसेस with the help of another सरफेस। ठीक है, दो सरफेस के बीच में हीट ट्रांसफ़र अगर हो, वो भी तीसरे अनदर सरफेस के मतलब माध्यम से, मतलब मैंने आपको समझाया था ना। लीजिए डायग्राम भी बना देते हैं, डिस्क्राइब करना है ना, तो डायग्राम बनाना तो बहुत ज़रूरी है। तो मान लेते हैं हमने एक बीकर में पानी लिया है, एक बीकर में पानी लिया है या तवे में पानी लिया है। इसको हमने आग लगा दी है,
ठीक है, डायग्राम बनाना है आपको। तो देखिए हीट है, हीट ट्रांसफ़र कैसे हो रही है पानी में, ये बताइए। कन्वेक्शन की मदद से। कन्वेक्शन की मदद से कैसे? क्योंकि ये तीसरा बंदा है ना जो आयरन यूटेंसिल, जो ये लोहे का बर्तन है, ये तीसरा सरफेस की तरह काम कर रहा है। तो देखिए दो सरफेस, मतलब एक सरफेस हीट है, टू सरफेसेस के बीच में देखिए एक सरफेस आपका हीट है, एक सरफेस आपका पानी है। इनके बीच में हीट कैसे ट्रांसफ़र हो रही है? इसकी मदद से। तो वही मैंने लिखा हुआ है। तो यही चीज़ आपका कन्वेक्शन है। तो ये इतना ही आपको करना है, ठीक है। हीट के मॉलिक्यूल कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं? पहले हीट के मॉलिक्यूल, जो ये हीट के मॉलिक्यूल है, पहले लोहे वाले में जा रहे हैं, फिर ये लोहे वाले मॉलिक्यूल इसमें जा रहे हैं, ठीक है। फिर ये मॉलिक्यूल यहाँ पे गर्म हो रहा है, फिर यहाँ गर्म हो रहा है, यहाँ गर्म, ऐसे करते करते पूरा पानी गर्म हो जाता है, मतलब पूरे पानी के पास हीट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये कन्वेक्शन है, इतना ही आपको करना है, ठीक है। आपको इतना ही करना है। अब अगला है भाई साहब थर्मोफ्लास्क के बारे में बिल्कुल एक्सप्लेन करना है। तो थर्मोफ्लास्क देखिए मैं आपको समझा चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ ताकि आपको पता चले। थर्मोफ्लास्क, ठीक है। तो हम लोग आंसर देना स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आपका ये है, पहला पॉइंट, थर्मोफ्लास्क अदर नेम इज वैक्यूम फ्लास्क, है ना। दूसरा पॉइंट क्या? वैक्यूम फ्लास्क का नाम कैसे पड़ा, ये आपको याद होगा। वैक्यूम इज यूज्ड इन थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क में वैक्यूम यूज होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये क्या करता है भाई? इट प्रिवेंट हीट फ्रॉम आउटसाइड। ये बचाता किससे? हीट से बचाता है, मतलब बाहर के हीट से हमें बचाता है, ठीक है, बाहर के हीट से। और ये अंदर वाले हीट को क्या करता है? इट डज नॉट अलाउ हीट टू पास आउटसाइड। मतलब हीट को किसी भी तरीके से बाहर नहीं जाने देता। हीट कैसे कैसे बाहर जा सकती है? कन्वेक्शन से, कन्वेक्शन, कंडक्शन से, रेडिएशन से। इट इज कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन प्रूफ। जैसे वाटर प्रूफ बोलते हैं ना, वैसे ही ये कन्वेक्शन और कंडक्शन और रेडिएशन से प्रूफ होता है, ठीक है। मतलब ये ना ही हीट को कन्वेक्शन के तरीके से जाने देगा, ना ही कंडक्शन के तरीके से, ना ही रेडिएशन के तरीके से। जैसे बुलेट प्रूफ बोलते हैं, वाटर प्रूफ बोलते हैं, वैसे ही ये इसका प्रूफ होता है, ठीक है। आप इस चीज़ को, पांचों चीज़ को लिख सकते हैं। अब हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम, नीट एंड क्लीन डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग, आप अपनी बुक में से भी बना सकते हैं, मैं आपको मोटा मोटा बना के दिखा सकता हूँ। देखिए ये तो हो गया स्टील, है ना, कुछ भी लगाइए, स्टील हो गया, प्लास्टिक हो गया। प्लास्टिक बेटर रहेगा क्योंकि हमें हीट को नहीं जाने देना है। प्लास्टिक रहेगा ये, या स्टील भी, आजकल तो स्टील वाले चल रहे हैं, आपने ख़रीदे होंगे। तो देखिए ये तो हो गया प्लास्टिक। अब इसके अंदर दो लेयर होते हैं, किसके? ग्लास के, ठीक है। ये दो लेयर हो गए ग्लास के, ये मैंने दो लेयर ग्लास के, ये वाला भी ग्लास है और ये वाला भी ग्लास है। और ग्लास के बीच में क्या होगा? वैक्यूम, ठीक है। और इसके अंदर आपका ये वाला ग्लास किससे कोटिंग होगा? इसको पेंट भी कर दिया जाता है, ज़्यादा बढ़िया के लिए इसको पेंट कर दिया जाता है। इसके अंदर वाले हिस्से को, इसके वाले अंदर वाले हिस्से को किससे पेंट किया जाता है? सिल्वर पेंट, ठीक है। इस ग्लास को किससे पेंट किया गया है? सिल्वर पेंट से, चमकीले पेंट से। चमकीला कलर क्या करता है? जितना ही लाइट कलर होगा वो रिफ्लेक्ट, मतलब हीट एनर्जी को, मान लीजिए मैंने पेंट कर दिया तो हीट क्या है? वापस इसको फेंकेगा। सारा काम यही होता है कि हीट को बाहर ना जाने दिया करे, वापस ये फेंकते रहते हैं हीट, है ना। अगर इसने, पेंट ने थोड़ा सा भी फेंका तो ग्लास है भाई साहब, ग्लास ने अगर थोड़ा सा फेंका तो वैक्यूम तो है ही है, वैक्यूम भी क्या करेगा? ये वापस फेंकेगा, ठीक है। और ये बाहर से भी ना हीट को अंदर आने देगा, ना अंदर से बाहर जाने देगा, ठीक है। तो ये मैंने डायग्राम बना के आपको समझा दिया।